Hey friends, welcome to our channel Exam Flix. I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who haven't subscribed to my channel or those who are new to my channel. Please friends, video start होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें and don't forget to press the bell icon for notifications. फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हाल ही में एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी वो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन एंड लॉकडाउन। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा और उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन होगी तभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आप लोग भी प्रिपेयर कर सकोगे उस बीच में, जहाँ पे भी आपको स्टेट दूसरी अगर स्टेट में आपने एग्ज़ाम सेंटर चुना है तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, बी मोटिवेटेड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ डेलीरियम। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इसका मतलब होता है मैडनेस या फिर इनकोहेरेंस। हिंदी में बोलेंगे मदहोशी, उन्माद। तो फ्रेंड्स, इसको आप बहुत इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डेली रम, तो डेली रम पी के मैं तो मदहोश रहता हूँ, ये पर्सन बोल रहा है कि डेली रम पी के मैं तो अपनी ही मदहोशी में रहता हूँ, अपने ही पागलपन में रहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये आराम से अपने बाथरूम में बाथ टब में बैठा है, नहा रहा है और बहुत सारी बॉटल्स हैं इसके पास में, कैंस हैं। तो डेली रम पी के, तो डेली रम जो पिएगा वो तो मैड ही लगेगा ना। अगर आपने रोड्स पे भी देखा होगा कि कोई पी के ऐसे जा रहा होता तो थोड़ा हमें ऐसे पागल सा लगता है, अजीब सा लगता है, मस्ती में मस्त लगता है, अपनी मदहोश लगता है। तो फ्रेंड्स, जो डेली रम पिएगा वो कैसा रहेगा, अपनी ही मस्ती में रहेगा। और इसके एक और सिनोनिम है दैट इज़ फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है सनक सवार होना, मतलब पागलपन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ल्यूसिडिटी। और इसका एक और एंटोनिम हो जाएगा कोहेरेंस। इसका कोहेरेंस एंटोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंस, तो इसका मीनिंग होगा, और कोहेरेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है फ्रेंड्स। और ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्पष्टता, मतलब क्लियर। और इनकोहेरेंस का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, मतलब जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है, उसको कहते हैं। तो डेली रम पियोगे तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो तुम्हारी कैसी रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नेवर सीन सच डेलीरियम एट अ फुटबॉल गेम बिफोर। मतलब फुटबॉल गेम कोई देखने गया और वहाँ पे सारे जो फैंस थे वो बहुत शोर, मतलब पागल हो गए थे बिल्कुल। तो फिर ऐसा हमने कभी भी पागलपन नहीं देखा है, इतनी मदहोशी, इतना उन्माद नहीं देखा कभी भी किसी फुटबॉल गेम में पहले। नेक्स्ट इज़ कल्पेबल। कल्पेबल बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इसका मीनिंग होता है रिप्रोचेबल या फिर दोषी। मतलब जिसने कोई भी उल्टा सीधा काम करा हो, जिसने कोई गलत काम करा हो, उसको हम कहेंगे कल्पेबल। और इसका बहुत इजी ट्रिक है दैट इज़ कल पे बल। मतलब कल पे बल अगर आप डालोगे तो आप दोषी होगे, किसके, खुद के। कहते हैं ना कि यार कल करूँगा मैं काम, आज मन नहीं है, कल करूँगा, कल पढ़ाई करूँगा, तो आप कल पे डाल रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आपकी कोई तैयारी होगी नहीं और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो कल पे बल जो डालेगा वो क्या होगा, दोषी होगा, है ना, रिप्रोचेबल होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना टाइम ख़राब कर रहा है। ओके फ्रेंड्स। और इसको आप है ना, इससे रिप्रोचेबल कैसे याद रखेंगे कि दोषी होता है, इसका मतलब देखो, रेप से यहाँ पे आप लिंक करिए कि रेपो। ठीक है, कि रेपो अच्छा बिल, रेपो रेट होता है बैंक का। तो अगर बैंक्स ने रेपो रेट पे, तो रेपो रेट पे अगर अच्छा बिल जो है, तो रेपो रेट से अच्छा बिल जो बना है वो अगर नहीं दिया आपने तो क्या होगा, आप दोषी होंगे, आपको क्या होगा, जेल हो जाएगी। तो याद रखना, रेपो रेट, रेपो पे अच्छा बिल बनेगा और अगर आपने वो पे नहीं करा तो आप दोषी हो जाएंगे। इसका एक और सिनोनिम है दैट इज़ ब्लेम वर्दी। ब्लेम से आप पता ही सकते हैं, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, और ब्लेम वर्दी दोषी। अकाउंटेबल, जिसने कोई काम किया है उसका वही दोषी, और गिल्टी भी वही है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका एंटोनिम है इनोसेंट, मतलब जिसने कुछ नहीं किया। और इसका सेंटेंस है ही वॉज हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड। मतलब जो भी हुआ था उसको, जो भी वो पर्सन था वहाँ पे, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया गया और उसे क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है। कई बार होता है कईयों को गलत
गलती से दोषी ठहरा दिया जाता है या फिर जो भी है, लेकिन दोषी जिसको भी ठहराया गया उस टाइम में वो क्या है, कल्पेबल है। ओके, जो कल्पेबल डालता है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट इज डेवास्टेशन, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब सर्वनाश, तबाही, जो बहुत ही चीज़ें सारी खराब कर दे, पूरी तबाही मचा दे, उसको हम कहेंगे डेवास्टेशन। और इसको आप याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि देवा स्टेशन पर गए। अब देखो, आपने अगर कोई ऐसा सीरियल देखा होगा जिसमें देव रहते हैं, तो देवों को जब गुस्सा आ जाता है वो क्या करते हैं, दूसरे के उधर जाके, मान लो कोई अगर असुर है तो देव असुर के उधर जाके उसका सारा, जहाँ पे वो रह रहा है वो सारा तबाह कर देगा। तो वो हम स्टेशन मान लेते हैं जहाँ पे वो असुर रह रहा है, तो देव स्टेशन पे जाके, मतलब देव आ से हम असुर ले लेंगे, यहाँ पे जो ए है, तो देव असुर के स्टेशन पे जाके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवास्टेशन कर रहे हैं। तो देव असुर के स्टेशन पे जाके डेवास्टेशन कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन, सर्वनाश कर रहे हैं। और इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ रिहैबिलिटेट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है सही करना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, हैबी से आप हैबिट ले लेंगे, और री से, कि मतलब री मतलब होता है रिपीट, दोबारा से, ठीक है। और रिहैबिलेट से आप याद रखिए कि वापस से अपनी आदतें क्या करनी है, सही करनी है। और आपने ये भी सुना होगा जो ड्रग्स लेते हैं उनको सही करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डालते हैं, है ना, ताकि वो ठीक हो जाए, वहाँ पर उनका कोर्स चलता है, तो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ये उसी से ही आया है, रिहैबिलिटेट्स मतलब सही करना। और इसका सेंटेंस है, इफ़ डिजीज़ इज़ अलाउड टू स्प्रेड इट विल कॉज वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन, मतलब अगर डिजीज़ को, बीमारी को फैलने दिया तो वो क्या होगा, बहुत ही बड़े उसमें क्या कर देगी, सर्वनाश, तबाही फैला देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूट, इसका मतलब होता है डिटरमाइन, और हिंदी में बोलेंगे दृढ़ निश्चयी, मतलब जो एक बार ठान ले कि ये करना है तो करना है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं वो मतलब क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है उनकी, तो वो रेजोल्यूट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर आप बोल सकते हैं इसके लिए। और फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है ना, न्यू ईयर पे हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लोग फॉलो करते भी हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्टार्ट वर्किंग आउट, कि मैं न्यू ईयर से वर्किंग आउट मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ये उसका है। तो रेजोल्यूट मतलब डिटरमिन्ड। और आप कैसे याद रखेंगे कि न्यू ईयर पे हर साल रेजोल्यूशन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ताकि हम कर रहे हैं उसे, वो करते नहीं है अलग बात है, बट रेजोल्यूट आप याद रखना, रेजोल्यूट मतलब जो हम दृढ़ निश्चयी होके कर सकें, ठीक है। और इसकी ट्रिक है कि न्यू ईयर से रेजोल्यूशन फॉलो करने के लिए बहुत रेजोल्यूट होना पड़ा, बहुत डिटरमिन्ड होना पड़ा, वरना नहीं कर सकते आप। इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ इरेजोल्यूट, ओके। और इसका सेंटेंस है, अ रेजोल्यूट रिफ्यूज़ल टू चेंज, मतलब दृढ़ निश्चय रेफ्यूज़ल है टू चेंज, कि मैं तो नहीं हूँ, कई लोग होते हैं कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, जैसा हूँ जैसी हूँ वैसे ही रहना है, तो अ रेजोल्यूट रिफ्यूज़ल टू चेंज। नेक्स्ट इज स्क्वैंडर, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, इसका मतलब होता है वेस्ट या फिर मिसस्पेंड, मतलब जब आप फिजूल खर्चा करते हो या उल्टा सीधा खर्चा करते हो उसको कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है गंवाना या फिर धन लुटाना। और फ्रेंड्स, इसका ना एक और वर्ड है, आपने सुना होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना, तो स्पेंड थ्रिफ्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब भी यही होता है कि फालतू खर्चा करना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको आप याद कर सकते हैं आराम से, इसको आप लिंक करिए। आज आपको पता ही है कि कितनी अच्छी अच्छी बाइक्स आ रही हैं, अगर इस टाइम में जैसे एक बच्चा है वो कहता है कि पापा मुझे तो हायाबुसा चाहिए या फिर ड्यूक चाहिए, तो फिर उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा स्प्लेंडर ले ले, तो बेटा क्या कहेगा कि स्प्लेंडर लेके आप अपने पैसे, स्प्लेंडर लेके, स्प्लेंडर वाली बाइक लेके आप आप अपने पैसे स्क्वेंडर क्यों कर रहे हो, आप अपने पैसे क्या कर रहे हो, स्क्वेंडर कर रहे हो। तो
ये बाइक है स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर की बाइक लेके मुझे दिलवा के स्क्वेंडर क्यों कर रहे हो आप अपने पैसे, मतलब फालतू गवा क्यों रहे हो, क्योंकि उसे तो नहीं चाहिए स्प्लेंडर बाइक। और ये भी देखिए इसके पास बहुत सारा पैसा इसने कमाया और फिर ये सोचा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब कुछ ले लूँ, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और इन्वेस्ट करना चाहिए हमें टाइमली वैसे अपने पैसे। और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसिपेट और एंटोनिम हो जाएगा मैनेज या फिर सेव। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा डिसिपेट को। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर्स स्क्वेंडर देयर प्रॉफिट्स ऑन एक्सपेंसिव कार्स, मतलब जो कई बार होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं वो बहुत महंगी महंगी कार लेते हैं तो उन पे पैसा बहुत गवाते हैं। वो जो प्रॉफिट होता है उन्हें, वो सारा प्रॉफिट किस पे वो गवा रहे हैं, अपनी एक्सपेंसिव कार लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसिपिड, इसका मतलब होता है टीडियस या फिर स्वादहीन। जो जैसे आप खाना खाते हो, कई बार कहीं जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, स्वाद भरा नहीं लगता, तो उसको हम कहते हैं इंसिपिड या फिर टीडियस, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जैसे ये बच्ची है, इसने ये, बच्चों को वैसे भी वेजिटेबल्स ये सब पसंद नहीं होता, तो इनको इनकी मदर ने सूप दिया है, तो फर्स्ट सिप इन्होंने ली और क्या बोला कि जो एक सिप ही ली है उसी में पता चल गया कि फूड कैसा है, सूप कैसा है, इंसिपिड है। तो एक सिप में ही पता चल गया कि कैसा है, सूप इंसिपिड है, मतलब स्वादहीन है, टीडियस है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एक और ट्रिक से कि मान लो अगर जो ड्रिंक करते हैं तो उन्हें ऑब्वियसली रहता है, जो बहुत अच्छे से ड्रिंक करते हैं वो एक बोतल या फिर एटलीस्ट 3-4 ग्लास तो पीते हैं, तो उन्हें जब एक सिप दी, सिर्फ एक सिप, बोले चलो एक सिप ले लो, वो कहेंगे अरे यार एक सिप लेके तो मज़ा ही नहीं आया, ये तो स्वादहीन हो गया, इंसिपिड हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे। और इसका जो एक सिनोनिम है दैट इज़ अनपैलेटेबल। और फ्रेंड्स आप इसको याद रख सकते हो अनपैलेटेबल को ईजिली, जो पैलेट होता है, एक वर्ड होता है पैलेटेबल, पैलेटेबल ये इसका एंटोनिम हो जाएगा इंसिपिड का। पैलेटेबल मतलब होता है स्वादिष्ट, गुड टेस्टिंग। और आप याद रख सकते हैं इसको ऐसे कि जो पैलेट होता है उसका मतलब होता है अच्छा, अच्छे से रिलेटेड होता है वो, कि जो आपके माइंड से एग्री करे, ओके। और एबल मतलब माइंड से एग्री कर रहा है। और फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पैलेटेबल है वो आपकी पैलेट मतलब तालू जो जीभ होती है उस पर भी टेस्ट, आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट लगता है आपको तभी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि पूरी प्लेट खानी है, मतलब प्लेट एबल, मतलब पूरी प्लेट तुम्हें खानी पड़ेगी, तुम एबल होने चाहिए पूरी प्लेट खाने के, क्योंकि मैंने इतना क्या बनाया है, टेस्टी फूड बनाया है। तो पूरी प्लेट आप तभी ख़त्म कर सकते हैं जब टेस्टी फूड बनेगा। तो ये तो हो गया पैलेटेबल। और अनपैलेटेबल जब टेस्टी नहीं बना, तो अनपैलेटेबल मतलब कि प्लेट को नहीं ख़त्म कर पाना। अन मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है ये, इसका मतलब होता है नॉट। तो अनपैलेटेबल मतलब जब आप प्लेट पूरी ख़त्म नहीं कर पाए। और कब ख़त्म नहीं कर पाए, जब स्वादहीन है। और स्वादहीन है तो स्वादहीन कब होता है, जब एक सिप लेकर ही आप पता लगा लो कि ये अच्छा नहीं बना, इनसिपिड, ओके। नेक्स्ट इज इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और मैंने एक और बताया था इसका पैलेटेबल, ओके, वो भी इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा, ओके। और इसका जो सेंटेंस है दैट इज मग्स ऑफ इंसिपिड कॉफ़ी, मतलब जो कॉफ़ी थी वो बहुत ही स्वादहीन थी और वो कैसी थी, पीनी पड़ी लेकिन बहुत स्वादहीन थी। नेक्स्ट इज चाइल्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है स्कोल्ड और रिब्यूक, डांटना। ये देखिए ये कैसे डांट रहे हैं इस बच्चे को, है ना, बोल रहे हैं तुम कहीं नहीं जाओगे घर से बाहर, अब नहीं खेलोगे, कितना डांट रहे हैं उसको। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि चाइल्ड को आप लिंक करिए चाइल्ड से, तो क्या बोलेंगे, चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन पे असर पड़ता है। तो ध्यान रहेगा चाइल्ड आ जाएगा तो सीधा लिंक करेंगे चाइल्ड से कि चाइल्ड को चाइल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब डांटना नहीं चाहिए। और इसका सिनोनिम है रेप्रीमेंड, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और एंटोनिम है इसका प्रेज, मतलब प्यार करना, सराहना, ठीक है। और इसका सेंटेंस है शी चाइडेड हिम फॉर नॉट रिप्लाइंग टू हर लेटर्स, मतलब उन्होंने लेटर लिखे होंगे तो रिप्लाई करा नहीं, तो क्या पड़ी, उन्हें डांट पड़ी। तो इसलिए हमेशा रिप्लाई करना चाहिए टाइमली, ओके।
नेक्स्ट इज़ फेरोशियस, इसका मतलब होता है वायलेंट या फिर बार्बरिक, और हिंदी में मतलब होता है इसका क्रूर। बहुत ही अच्छा वर्ड है इसमें, एक तो ये बार्बरिक, तो दोनों पे हम बात करेंगे। फेरोशियस जो होता है उसको आप लिंक करेंगे कि फेरो के टाइम पे, फेरो के टाइम पे दूल्हे वालों ने मांगी ब्राइब, मतलब डाउरी मांगी, तो दुल्हन ने क्या करा, वो फेरो से उठ गई क्योंकि वो बहुत फेरोशियस हो गई। तो ध्यान रखिए, फेरो से दुल्हन उठ गई क्योंकि वो बहुत फेरोशियस हो गई। किस लिए? क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे उनके फैमिली ने क्या मांगी, डॉरी, और उसने क्या करा, पुलिस को कॉल करा कि तुम्हें मैं बताती हूँ, डॉरी लेने के गुनाह में पुलिस ले जाएगी, जेल में अंदर बंद करेगी। तो फेरोशियस मतलब क्रूर, वायलेंट, गुस्सा, तो गुस्से को हम क्या कहेंगे, क्रूर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाए उसको हम कहेंगे फेरोशियस। और बार्बरिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बार बार उसने ये काम करा कि मुझे गुस्सा आ गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बार्बर से भी लिंक कर सकते हैं कि बार्बर ने बाल ऐसे काटे कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया। कई बार वो गलत काट देता है, मान लो कि बार्बर ने आधी मूंछ काट दी कि मुझे गुस्सा आ गया बहुत। ओके, इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ टेम या फिर जेंटल, मतलब जो दयालु हो, शांत हो, बहुत ही अच्छा हो, जो गलत मतलब जो मतलब जो बहुत ही अच्छे से काम करता है बिल्कुल शांति से, उसको हम कहेंगे जेंटल, टेम। और इसका सेंटेंस है अ फेरोशियस अटैक। नेक्स्ट इज कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी का मतलब होता है पीस मेकिंग, इसका हिंदी में मीनिंग है मैत्रीपूर्ण। और ये देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, है ना, पीसफुली, कि भाई हम दोनों के बीच में पीस है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ये आते हैं हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी, कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी, कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी कि तुम इतने खुश हो, इतने अब तुम सब कुछ काम बहुत शांति से करते हो, ऐसा क्या हुआ? तो बोलता है भाई मेरी लॉटरी लग गई, बस टिकट मिली थी मुझे, बस लग गई। तो ये क्या कर रहा है, इसने किसी से पैसे लिए होंगे, तो ये पैसे देने जा रहा है अब इसको, और ये क्या कर रहा है, ठीक है अब हम दोस्त हैं क्योंकि तुमने मेरे पैसे लौटा दिए, है ना। तो पीस मेकिंग, कंसिलिएटरी मतलब पीस मेकिंग। तो कौन सी लॉटरी लग गई कि अब तुम मतलब इतने पैसे आ गए कि मुझे लौटाने आ गए, तो पीस मेकिंग, ध्यान रखना। और इसका फ्रेंड्स जो सिनोनिम है दैट इज़ मॉलिफाइंग, और इसका एंटोनिम है एंटागोनिस्टिक। ओके, एंटागोनिस्टिक। और नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है, अ कंसिलिएटरी स्पीच, मतलब शांति बनाए रखने वाली स्पीच, जिससे शांति बनी रहे। ओके, नेक्स्ट इज इंसेसेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है परपेचुअल, जिसका मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार, जो बार बार होता रहे। ओके, और इसको आप इजीली याद करेंगे, देखो इंसेसेंट को आप लिंक करेंगे किससे, सेस से, CESS आ रहा है इसमें, और सेस मतलब क्या होता है, सेस मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो बोलेंगे कि बार बार सेस लगता रहता है, तो इंसेसेंट से आप करेंगे कि मतलब बार बार सेस लगता रहता है, और बार बार मतलब लगातार, निरंतर। तो ये देखिए ये इनकम कमा रहा है अपनी, है ना, इनकम बना रहा है, ये काम करके पैसे बनाता है, यहाँ पे सेव करता है, लेकिन फिर टैक्स पे करने का टाइम आ जाता है बार बार, है ना। तो बार बार सेस लग रहा है और टैक्स जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली, ठीक है, बार बार होता जा रहा है, और अनवियरिंग। ओके, ये दोनों ही इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट इज जो अनवियरिंग होता है, इसका मतलब होता है नेवर टायरिंग, मतलब जो कभी भी ना थके, ठीक है, और जो थकेगा नहीं वो हमेशा एक्टिव रहेगा और वो काम करते रहेगा। तो नेवर टायरिंग इज अनवियरिंग। ओके, नेक्स्ट इज इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ ओकेजनल। इंसेसेंट मतलब हो गया लगातार, और ओकेजनल मतलब कभी कभी, जैसे कभी कभी कोई भी चीज़ हो रही है, कभी कभी मेहमान आते हैं घर पे आपके, तो ओकेजनल, कभी कभी। और इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है बच्चे ना डबल एस लगा देते हैं, सिंगल एस लगेगा इसमें, OCCASIONAL। और फ्रेंड्स इसका सेंटेंस है द इनसेसेंट बीट ऑफ द म्यूज़िक, जो म्यूज़िक की बीट है वो लगातार बज रही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आज का ये लास्ट वर्ड था, इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।